हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी का 6वीडियो। पिछले वीडियो में हमने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट देखा था। आज हम कवर करेंगे 4 सेक्शन। सेक्शन 43A, सेक्शन 43AA, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 32AD। ठीक है, अब सबसे पहले देख रहे हैं सेक्शन 43A, कंसीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। इसमें जनरली बोल रहा है कि एक असेसी अगर उसने इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदी, कोई भी कैपिटल असेट मशीनरी खरीदी, तो उसके बाद वो पेमेंट क्या कर रहा है, बाद की किसी डेट को कर रहा है, तो फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हो सकता है, जिसकी वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो वो भी कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट होगी और उसके बाद ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इंडिया के बाहर यूएसए से कोई $10,000 की एक मशीनरी खरीदी और जब आपने खरीदी उस वक्त रेट चल रही थी ₹75 पर डॉलर। अगर आप उसी वक्त पेमेंट कर लेते तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती, 7,50,000 की होती। लेकिन आपने जो पेमेंट किया वो कब किया, 3 महीने बाद। मशीन तो आपके पास आ गई, अब आप अपने इंडिया में क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो पेमेंट आपने किया है फॉरेन करेंसी में वो आपने 3 महीने बाद किया, तब रेट हो गई ₹80 पर डॉलर। ठीक है, अब आपने परचेज में तो ये दिखाया हुआ है। अब आपको पता है कि फ्लक्चुएशन कितना हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, ₹5 पर डॉलर के हिसाब से, और ₹5 पर डॉलर इंटू 10,000 यानी 50,000 आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई जो कि आपकी कॉस्ट में जुड़ जाएगी। अब आपकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो होगी 8 लाख की। अगर मान के चलिए 75 की जगह 73 हो जाती, रेट 80 नहीं होती 73 हो जाती, तो ₹2 पर डॉलर के हिसाब से इंटू $10,000 मतलब 20,000 आपका फ़ायदा होता। तो 20,000 माइनस कर दिए जाते, तो 750 में 20,000 माइनस होते तो बाकी कितने बचते, 730, और उस पर आपके डेप्रिसिएशन का पार्ट कैलकुलेट होता। अगर हाँ आपके पास कोई ओपनिंग WDV है तो वो भी जनरली आप लोगे, प्लस क्या करोगे, परचेज। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि आपने पिछले सालों में कोई भी एसेट खरीदी है और आप पेमेंट क्या कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, और फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हो गया तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें जनरली यही है। पर देखिए, मान के चलिए अगर आपने 2018-19 में कोई मशीन खरीदी और आपने क्या कर दिया, उस कंपनी को पेमेंट कर दिया, लेकिन कैसे किया, लोन लेके। अब लोन का जो आप पेमेंट वो कब कर रहे हो, 2019-20 में कर रहे हो। तो ये क्या बोल रहा है कि 18-19 में आपने मशीन को यूज़ किया होगा, तो पहले उसका डेप्रिसिएशन लेस कर लो, और 19-20 में जो भी फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन हुआ है वो जनरली आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना, 19-20 का डेप्रिसिएशन निकाल लेना। क्योंकि आप याद रखना, जब भी हम 19-20 के डेप्रिसिएशन की अगर बात कर रहे हैं तो हम कैसे निकालते हैं कि 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग WDV कितनी है, साल के दौरान परचेज कितना करा, साल के दौरान सेल कितनी करी, और अगर ब्लॉक में असेट है तो WDV आपकी अगर पॉजिटिव आ रही है जो कि डेप्रिसिएशन से पहले है, तो जनरली वो कब की है, 31 मार्च 20 की। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब जाके क्या आएगी, WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगी। तो साल के दौरान जो परचेज है वो ऐड कर रहे हो और जो सेल है वो लेस कर रहे हो। एक तरीके से यही पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 19-20 में अगर क्या फ्लक्चुएशन का पार्ट है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो फ्लक्चुएशन एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इसका थ्योरी पढ़ लेंगे और ज़्यादा आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, देखिए इसमें बोल रहा है नारंग टेक्सटाइल लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी जर्मनी से 1 लाख यूरो में ऑन 3 सितंबर 18 थ्रू ए टर्म लोन फ्रॉम फॉर्च्यून बैंक लिमिटेड। तो एक तरीके से बैंक से क्या कर दिया, लोन ले लिया, और जिससे भी मशीनरी खरीदी थी जर्मनी में किसी कंपनी से, उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया होगा। लेकिन अब लोन का पेमेंट तो बाद में ही करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि लोन के पेमेंट से रिलेटेड पार्ट में भी फ्लक्चुएशन होगी, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट भी देना पड़ेगा, उसका आपको प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये नहीं कि जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उसको बाद में पेमेंट कर रहे हैं, ये तो है ही। लेकिन क्या पता आपने पेमेंट डायरेक्टली कर दिया हो, और आपने कैसे किया हो, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज ₹65। तो देखिए 65 इंटू 1 लाख यूरो, ₹65 पर यूरो है, तो 65 इंटू 1 लाख कितने की हो गई, एसेट की कॉस्ट 65 लाख की हो गई। लेकिन देखिए क्या बोला, द असेसी टुक ए फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑन 5 अक्टूबर 19 व्हेन द रेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹67 पर $। यहाँ पे पर $, दे रखा है, पर ये पर यूरो है, गलती से $, हो गया, ये है पर यूरो, याद रख लेना। देखिए जो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो तो एसएससी ने खुद को सिक्योर करने के लिए किया है, क्योंकि अगर सपोज करिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो क्या पता रेट ₹70 हो जाती, और बैंक को जैसे लोन का पेमेंट ₹70 पर यूरो करता तो ₹5 पर यूरो का फटका पड़ जाता। ₹5 पर यूरो मतलब हो गया 5 इंटू
1 लाख यानी 5 लाख रुपीज़ का फटका पड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से उसने खुद को क्या कर दिया, रिस्क से बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये एग्रीमेंट कर लिया। तो वो तो उसने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया होगा, लेकिन तब भी देखिए 65 से 67 रुपीज़ एक तरीके से यहाँ पे खुद को सिक्योर कर लिया, लेकिन 2 रुपीज़ पर यूरो तो बढ़ रही है, इसका मतलब लाइबिलिटी तो बढ़ी रही है। ठीक, अब देखिए कब हो रही है, 5/10/19 को, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर 1920 है और ये प्रीवियस ईयर 1819 है। तो 1819 का डेप्रिसिएशन क्यों निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्चुएशन तो कब हुआ है, अगले साल हुआ है। ठीक है, अगले साल का मतलब क्या हो गया, 1920 में फ्लक्चुएशन हुआ है, 1819 में हुआ ही नहीं है। तो 1819 में हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 18 नील लिखेंगे। ऐड क्या करेंगे, एसेट परचेज करेंगे 1 लाख यूरो इंटू 65 लाख हो गया, टोटल मिला के ये 65 लाख हुआ। इसमें सेल वेल कुछ नहीं है। अब आपको पता है कि ये WDV आ गई बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप डेप्रिसिएशन लेस करोगे 65 लाख का 15%, क्योंकि मशीनरी है, मैंने क्या बताया, प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल रेट कितनी होती है 15%, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा। और ये भी बोल रखा है इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर नहीं बोलता तो एडिशनल क्या होता, 20% लगता, क्योंकि एसेट हमने खरीदी है और हमारा क्या है, मान के चलिए मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या पावर जनरेटिंग से रिलेटेड मैंने बताया था, और या पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे रिलेटेड बिजनेस है, तो उस केस में जो भी एसेट खरीदते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है, आपको ये पता था। अब देखिए ये जैसे ही निकला तो ओपनिंग WDV आ गई एज ऑन 1 अप्रैल 19, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना, क्लोजिंग WDV 31 मार्च 19 की अगले साल के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग WDV, ये आ गया। अब देखिए जैसे ही अगले साल आ गए 1920 में, तो 1920 में 5/10/19 को हमने ये बुक कर लिया। तो हमें पता है कि हमें जो पेमेंट करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 67 रुपीज़ पर यूरो के हिसाब से, डॉलर नहीं है या यूरो है, उसके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2 रुपये यानी 2 रुपीज़ पर यूरो की फ्लक्चुएशन हो गई। तो 1 लाख इंटू 2 करोगे ये 2 लाख हो गया। तो टोटल मिला के आपकी जो ये आ गई कॉस्ट एक तरीके से वो 57,25,000 आ गई। यानी हमने जो फ्लक्चुएशन है उसको भी एडजस्ट करा और लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई थी इसलिए ऐड करा। अगर मान के चलिए यहाँ पे कितना आता, 63 आता, तो इसका मतलब 65 से 63 आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 2 लाख को लेस करते और आपकी कॉस्ट कम दिखती। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, तो 57,25,000 का कितना निकल जाएगा, 15% निकल के आ जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर 1920 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो हमने असेसमेंट ईयर के लिए ये वाला डेप्रिसिएशन निकाला, कौन सा असेसमेंट ईयर 1920 के लिए, और असेसमेंट ईयर 2021 यानी प्रीवियस ईयर 1920 के लिए ये वाला डेप्रिसिएशन निकाल लिया। और हमारी जो क्लोजिंग WDV थी 31 मार्च 20 की ये आ गई, जो कि 1 अप्रैल 20 के लिए ओपनिंग WDV कहलाती है। इस तरीके से सिंपल सा पार्ट है। अब देखिए थ्योरी में पढ़ के देखना, यही दे रखा होगा जो मैंने बोला है। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहली कंडीशन, असेसी हैज़ एक्वायर्ड एनी एसेट इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। फिर दूसरा, इन कंसीक्वेंस ऑफ ए चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ सच एसेट। तो क्या बोल दिया कि एसेट खरीदने के बाद किसी भी प्रीवियस ईयर में एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो गया, देयर इज़ एन इंक्रीज और रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ असेसी। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या रिड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट्स। तो मैंने बताया कि जब हमने एसेट खरीदी थी तब 65 रुपीज़ पर यूरो था, लेकिन जैसे ही पेमेंट का पार्ट आया तो हमने क्या करा, फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर दिया और 67 रुपीज़ पर यूरो के हिसाब से हम पेमेंट करते, तो 2 रुपये का यानी 2 रुपीज़ पर यूरो का फ्लक्चुएशन हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त फ्लक्चुएशन देखेंगे, उसके अनुसार देखेंगे कि लाइबिलिटी कितनी बढ़ रही है कितनी कम हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स द होल और ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट्स, या तो जो असेट की कॉस्ट है उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं या उसका पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसमें भी फ्लक्चुएशन देखेंगे। और टुवर्ड रीपेमेंट ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ द मनी बोरोड बाय हिम फ्रॉम एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी फॉरेन करेंसी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द असेट्स अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब कि आपने मशीन तो ख़रीद ली और उसका पेमेंट तो कर लिया, लेकिन जो पेमेंट किया है उसके लिए आपने लोन लिया है, तो लोन का भी तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो लोन का जो रीपेमेंट करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि जो आपने लोन लिया वो किस में लिया, फॉरेन करेंसी में लिया है, किसी भी पर्सन से, चाहे डायरेक्टली लिया हो चाहे इनडायरेक्टली लिया हो। तो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट का पार्ट है उसमें जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने नीचे आपको बताया कि मुझे 2 रुपीज़ पर यूरो के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। अब देखिए ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा है, अमाउंट बाय विच सच लाइबिलिटीज इंक्रीज और रिड्यूस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड बाय द असेसी। जो भी अकाउंटिंग का मेथड है, कैश बेसिस है या मर्केंटाइल बेसिस है,
कुछ भी हो, लेकिन बोल रहा है कि पेमेंट करते समय जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज या रिड्यूस हुई है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा, किस में से, एक्चुअल कॉस्ट में से। अब देखिए यहाँ पे ये भी बोल रहा है एस रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम्ड। तो मेरे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मैंने पिछले साल ये डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया था एसेट परचेज की, और ये वाला डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था क्योंकि जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो अगले साल हुआ था, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में हुआ था। ठीक है, तो उस वक्त मुझे एडजस्ट करना था, पर उससे पहले मैं पिछले साल यानी 18-19 में उसको यूज़ कर चुका था। जब मैं 18-19 में इसको यूज़ कर चुका हूँ तो डेप्रिसिएशन तो पहले क्लेम करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी फ्लक्चुएशन हुआ उसको एडजस्ट किया और ऐड कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी है इसलिए ऐड की है, अगर लाइबिलिटी कम होती तो लेस करता। ठीक है, तो इससे मेरी कॉस्ट बढ़ गई और उस पर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। तो यही पार्ट इसमें दे रखा था और यहाँ पे यही लिखा है कि एस रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम ऑफ द असेट डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट। तो या तो ऐड करोगे अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है और लाइबिलिटी कम हो रही है तो कॉस्ट में से लेस कर दोगे, किसकी, असेट की कॉस्ट में से। टैक्स पॉइंट में क्या दे रखा है, इफ सच इंक्रीज और डिक्रीज अराइजेस आफ्टर द डेप्रिशिएबल असेट इज ट्रांसफर्ड बट ब्लॉक एग्जिस्ट, इसका मतलब अभी भी ब्लॉक में असेट है, then such increase or decrease shall be adjusted in the WDV. If however block is ceased to exist, then such amount shall be treated as capital receipt or expenditure. देखिए इसमें बोल रहा है कि अगर जो आपकी एसेट्स में एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि आपने जो डेप्रिशिएबल एसेट्स थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन ब्लॉक में अभी भी कोई ना कोई एसेट पड़ी हुई है, उसके बाद अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है और उसमें लाइबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तब भी आप एडजस्ट कर सकते हो आराम से, और उसके बाद क्या करना है, डेप्रिसिएशन आराम से निकाल सकते हो। लेकिन बोल रहा है कि अगर ब्लॉक में कुछ भी नहीं बचा तो जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, जो भी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है उसको आप क्या करोगे, या तो कैपिटल रिसिप्ट मानोगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी बढ़ी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लाइबिलिटी कम हुई है, 65 रुपीज़ पर यूरो था उसकी जगह 63 रुपीज़ पर यूरो हो जाता, तो 2 रुपीज़ पर यूरो का फ़ायदा आपका हो जाता क्योंकि आपको पेमेंट कम करना पड़ता। ठीक है, तो आपका कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। आप 67 रुपीज़ पर यूरो की बात कर रहे हो, आपको इतना पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 2 रुपीज़ पर यूरो क्या आपका एक तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट देना पड़ रहा है, आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आ जाएगी। फिर बोल रहा है वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी अफोरसेड इज मेड नॉट बाय द असेसी बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी, द लाइबिलिटी सो मेट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन। देखिए सीधी सी बात है, आपने खर्चा किया है वही आपकी कॉस्ट में जुड़ेगा, जनरली बोल रहा है। अगर लाइबिलिटी बढ़ी है, जैसे फ्लक्चुएशन हो गया और मैंने बताया कि 67 रुपीज़ हो गई, तो 2 रुपीज़ पर यूरो का एक तरीके से आपको लॉस हो गया, यही मान के चलिए, या आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो आप ही पे कर रहे हो तभी जाके जुड़ेगा। अगर किसी और ने पे कर दिया आपके बिहाफ पे तो वो आपके एक्सपेंडिचर में नहीं जुड़ेगा, यानी एक तरीके से वो आपकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा क्योंकि सामने वाले ने पे किया है। मान के चलिए गवर्नमेंट ने आपके बिहाफ पे कर दिया, आपको कंपनसेट कर दिया, तो वो आपके एक्सपेंडिचर में नहीं जुड़ेगा और यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये तो मैंने पूरा कवर कर लिया। अब अगला सेक्शन है आपका सेक्शन 43AA, टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए इसमें बोल रहा है एनी गेन और लॉस बीइंग कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द ICDS। ICDS मतलब क्या होता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजिंग स्टैंडर्ड अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ एनी चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम। इसका मतलब चाहे कोई सा भी आइटम, चाहे मॉनेटरी आइटम हो चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम हो, या जैसे आपके फॉरेन ऑपरेशन है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनते हैं, फॉरेन करेंसी में बनते हैं। अब आप उसको इंडियन करेंसी में क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, यानी एक तरीके से कन्वर्ट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो जो भी फ्लक्चुएशन का पार्ट आ गया तो उसके थ्रू पता चल जाएगा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, वो एक तरीके से ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी गेन और लॉस बीइंग कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द ICDS। तो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजिंग स्टैंडर्ड आपके ज़्यादा काम का नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या गूगल ने यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी जो CA, CMA, CS के जनरली स्टूडेंट ये कवर करते हैं। ये 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल हुआ था। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हो ना, वो मेंटेन करने पड़ते हैं किसके लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। वैसे ही जनरली ये जो बोल रहा है ये क्या बता रहा है कि इनकम को कंप्यूट करना और कैसे डिस्क्लोज करना है, जिसके लिए एक सार यानी एक जैसे स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि जो ये ICDS है ये सारे पर्सन पर एप्लीकेबल होते हैं जिनकी PGBP की इनकम है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है, और जो क्या करते हैं कैश बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस पे जैसे भी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। लेकिन ये सारे पर्सन मतलब क्या हुआ, जब आपने शुरू में इनकम का पार्ट देखा उसमें मैंने बताया था कि इंडिविजुअल हो गया, HF हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, कंपनी हो गया,
फर्म हो गई, ठीक है, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, कोई भी हो, इन सब पे ये क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन उनकी पीजीबीपी की या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम होनी चाहिए। अब इसमें क्या डिटेल पार्ट है वो तो जनरली आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन ऐसे सोचिए जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का भी पार्ट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट है। वैसे ही इसके 10 स्टैंडर्ड दे रखे हैं, उसमें भी यही दे रखा है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो कैसे आपको अपनी इनकम को कंप्यूट करना है, कैसे इसको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि देखिए अलग अलग बिजनेसमैन क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इनकम को कंप्यूट करने लग जाएंगे या डिस्क्लोज करने लग जाएंगे। डिस्क्लोज करने का तरीका सेम नहीं होगा, तो उनको एक सार करने के लिए, एक जैसा करने के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट आया। अब आप बोलोगे सर इनकम टैक्स के एक्ट और आईसीडीएस में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन प्रेफर करेगा, यानी कौन प्रिवेल करेगा? तो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न प्रिवेल करेंगे, ये प्रिवेल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स के एक्ट के जो प्रोविज़न है वो सबसे पहले। तो अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सबसे पहले ऊपर कौन है, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न है। अब डिटेल में जाना है तो आप पर्टिकुलर वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी गेन या लॉस होगा वो आपके किस पार्ट में आ जाएगा, पीजीबीपी की इनकम के फॉर्म में दिख जाएगा। कहने का मतलब गेन है तो बाई साइड में आ जाएगा, अगर लॉस है तो टू साइड में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आ जाएगा। टैक्स पॉइंट, सच गेन और लॉस शैल अराइज इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। फिर आपको बोल दिया ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का। तो एक तरीके से आप क्या करते हो, पर्टिकुलर रिस्क को सिक्योर कर लेते हो। बाद में अगर क्या हो गया, करेंसी की रेट ज़्यादा हो गई, जैसे मान के चलिए आपने 70 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 महीने का। अब बाद में करेंसी की रेट क्या हो गई, 75 रुपीज़ हो गई, लेकिन आपका फ़ायदा क्या हुआ कि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 70 रुपीज़ के हिसाब से किया हुआ है। अगर मैं पेमेंट के फॉर्म में बोल रहा हूँ तो आपको सिर्फ 70 रुपीज़ पर डॉलर ही पेमेंट करना पड़ेगा, ना कि 75 रुपीज़। तो आपका 5 रुपये पर डॉलर का फ़ायदा हो गया, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज गेन कहलाएगा एक तरीके से। वैसे बोल दिया फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, ये भी है। ये जो प्लस का साइन बन रहा है इसमें क्या बोल रहा है, आईसीडीएस इज़ नॉट डीलिंग विद फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स, यानी कहने का मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजिंग स्टैंडर्ड्स इसमें आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43AA इज नॉट एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 43A लाइक कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो बात कर रहा है वो बाकी सारे एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, क्योंकि हमने एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट के केस में अलग से 43A को कवर कर लिया, ठीक है, हमने अलग से इसको कवर कर लिया 43A को। जनरली वो किसकी बात करता है, आपकी कैपिटल असेट की बात करता है। लेकिन इसके अलावा जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, मान के चलिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे एक बोल सकता हूँ कि डेटर्स हैं कितने के, $5000 के, ठीक है, और जब हमने उनको गुड्स बेचा था तब प्राइस चल रही थी 70 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से। तो अगर उस वक्त हमें अमाउंट मिल जाता तो 70 इंटू 5000 हो जाता। लेकिन अब देखिए जो डॉलर की प्राइस है वो मान के चलिए कि कम हो गई और 68 रुपीज़, यानी एक्सचेंज की जो प्राइस है वो हो गई 68 रुपीज़ पर डॉलर। तो अब हमें 2 रुपये पर डॉलर कम मिलेंगे, ठीक है। तो 5000 इंटू 68 कम मिले, पहले कितने मिलते, इतने मिलते। तो जो भी पार्ट हुआ वो लॉस का पार्ट हुआ। पर याद रखना कि आपको क्या करना है, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही गेन या लॉस का पार्ट निकालना है, और वही आपके पीजीबीपी में आएगा, ठीक। यहाँ पे यही बोल रखा है, और कुछ पार्ट नहीं है। देखिए इतने ज़्यादा मैंने बोला कि टिपिकल पार्ट भी नहीं है और एग्जाम में इतने ज़्यादा कवर भी नहीं होंगे। जो मेन है मैं आपको कवर करा रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल भी कवर करवा रहा हूँ। अब देखिए ये मेन है एक तरीके से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, थ्योरेटिकल पार्ट में भी आ सकता है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 यहाँ पे बोल रहा है डेप्रिसिएशन विच कुड नॉट बी फुली डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ करंट ईयर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट इज टर्म्ड एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सीधी सी बात है, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ता है, टू साइड में दिखाते हो, लेकिन आपका उस साल का बिजनेस या प्रोफेशन का प्रॉफिट ही इतना सफिशिएंट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन अभी भी लेस होने से बच गया, यानी पड़ा हुआ रह गया, तो वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को किसी और हेड से भी आप डिडक्ट कर सकते हो, किसको छोड़ के, सैलरी के हेड को छोड़ के और कैजुअल इनकम की सैलरी को छोड़ के। इसका मतलब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कर सकते हो, लेकिन कैजुअल इनकम को छोड़ के, याद रखना, ठीक है, और इनकम फ्रॉम सैलरी से नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हो, लेस कर सकते हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी कर सकते हो, लेकिन किसको छोड़ के, कैजुअल इनकम को छोड़ के। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेज इससे कर सकते हो और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैजुअल इनकम को छोड़ के, और इनकम फ्रॉम सैलरी में से नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम अंडर एनी अदर हेड एक्सेप्ट विद द कैजुअल इनकम एंड सैलरीज ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर। अब देखिए जैसे ही आपने सेट ऑफ कर दिया, लेकिन आपकी बाकी सारी इतनी ज़्यादा इनकम ही नहीं थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी नहीं थी, अदर सोर्स की भी इतनी नहीं थी, ये मान के चलिए, या कैपिटल गेन की भी नहीं थी, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी भी बच गया। तो आप इसको क्या करोगे, आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो कैरी फॉरवर्ड आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर सकते हो, यानी टाइम लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। देखिए जैसे इसमें बोल रहा है इफ़ डेप्रिसिएशन स्टिल रिमेन अनएब्जॉर्ब, क्योंकि आपने सेट ऑफ तो कर दिया। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उसी सेम असेसमेंट ईयर में आपने क्या कर दिया, किसी दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ करने की सोची, लेकिन आपके दूसरे हेड में इतनी इनकम थी नहीं, तो इसका मतलब अनएब्जॉर्ब अभी भी रह गया। तो उसको आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो कह रहा है इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट द कैजुअल इनकम एंड सैलरीज। तो जैसे सेट ऑफ में था, सेम कैरी फॉरवर्ड में भी वही पार्ट है। लेकिन देखिए क्या होता है, एक सीरियल होता है कि पहले किसका पार्ट आएगा, पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, पहले करंट ईयर बिजनेस लॉस आएगा, या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आएगा। तो वो सेट ऑफ पीरियड, ये सॉरी सेट ऑफ ऑर्डर दे रखा है। तो ये नीचे मैंने कवर कर रखा है यहाँ पे नोट्स में। ये बोल रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड। और यार ना, जब कैरी फॉरवर्ड करते हो तो जरूरी नहीं कि अगले साल आपका बिजनेस सेम है, कोई ना कोई बिजनेस या प्रोफेशन होना चाहिए, उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो, या किसी दूसरे हेड से भी कर सकते हो। किसको छोड़ के, सैलरी और कैजुअल इनकम वाले पार्ट को छोड़ के। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कर सकते हो, लेकिन कैजुअल इनकम जैसे वो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, जुआ ये बोलते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड इनकम जो भी होती है उनसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी सारी जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उससे कर सकते हो। अब देखिए बोल रहा है फॉर सेट ऑफ पर्पज फॉलोइंग ऑर्डर इज टू बी फॉलोड। किसका मतलब कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जब भी आप एडजस्ट करना चाहते हो कैरी फॉरवर्ड करके, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम दे रखी है उसमें से सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करोगे। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम दे रखी है उसमें से सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करोगे। क्योंकि हम कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब अगले साल की जो भी पीजीबीपी की इनकम है, ठीक है, उसमें से सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन को आपको एडजस्ट करना है। फिर करंट ईयर के बिजनेस लॉस को, चाहे वो किसी भी बिजनेस का है, उसको आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। फिर बोल रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को करना है। उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का पार्ट आएगा। अब आप बोलोगे सर एक बिजनेस लॉस भी आप बोल रहे हो तो ये भी तो आएगा। तो देखिए जब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस सेक्शन 72, सेक्शन 73 जो कि स्पेकुलेशन का लॉस का है, वो पार्ट देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अभी तो चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मान के चलिए अगर आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने की बात कर रहे हो तो सैलरी को छोड़ के और वही कैजुअल इनकम को छोड़ के बाकी सारे हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। किसको, बिजनेस लॉस को। फिर आप कैरी फॉरवर्ड की बात करते हो तो जैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, पर बिजनेस लॉस में वो 8 साल के लिए है कि आप अगले 8 साल के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं हो पाया, आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो बिजनेस लॉस को अगले 8 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और उसके लिए जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो उसको जब भी आप सेट ऑफ करना चाहोगे तो बिजनेस की इनकम ही होनी चाहिए, कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जब हम बिजनेस लॉस को क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, तो सैलरी को छोड़ के और कैजुअल इनकम को छोड़ के कोई सा भी हेड हो सकता है, कैपिटल गेन का भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, यूज़ कर सकते हो, लेकिन सैलरी का नहीं होना चाहिए और कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं होना चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हो सकता है कैजुअल इनकम को छोड़ के, ये तो नॉर्मल अनएब्जॉर्ब की तरह है। लेकिन जब आप इसको सेट ऑफ नहीं कर रहे, आप इसको कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हो, जैसे अगले साल लेके आए, अब अगले साल आपकी बिजनेस की इनकम होनी चाहिए, चाहे स्पेकुलेटिव इनकम भी है, चाहे स्पेकुलेटिव इनकम भी है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन बिजनेस की इनकम होनी चाहिए। तब जाके जो कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है उसको आप क्या कर सकते हो, यानी जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, कैरिड फॉरवर्ड मतलब पिछले साल से लाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि पिछले साल से इस साल लाया गया, तो उसको आप किससे सेट ऑफ करोगे, बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर पाओगे और किसी से नहीं कर पाओगे। लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को जब भी आप कैरिड फॉरवर्ड करते हो तो किसी भी हेड से कर सकते हो, इनको छोड़ के, ठीक है। तो ये फ़र्क हो जाता है। अब देखिए थर्ड में क्या बोल दिया, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 72 एंड सेक्शन 73, मैंने आपको बताया था उस वाले पार्ट में आएगा, एडेड टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर एंड डीम टू बी द डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर दैट प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन फॉर द सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। देखिए सीधी सी बात है, पिछले साल का कोई डेप्रिसिएशन था वो सेट ऑफ नहीं हो पाया, यानी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो वो एक तरीके से क्या बन गया, क्योंकि प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं था, तो वो क्या होगा, पहले के जो भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके साथ जुड़ जाएगा।
कहने का मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो क्या बन जाएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बन जाएगा, और पुराने वाला जो भी बैलेंस बचा है उसके साथ वो जुड़ता हुआ जाएगा। और आने वाले सालों में देखो क्या बोल रहे हैं, सो ऑन फॉर द सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, और आने वाले जो भी प्रीवियस ईयर है उसके साथ साथ वो जुड़ता जाएगा। अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बनता जाएगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर, देखिए आ गया, एंड सच कैरिड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन सैलरी इनकम एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा। मतलब कैजुअल इनकम से और सैलरी से इससे एडजस्ट नहीं होगा, और इसके अलावा बाकी सबसे, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, और कैजुअल इनकम को छोड़ के बाकी सारा जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उससे ये सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उससे ये एडजस्ट हो जाएगा जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब। हम जब सेट ऑफ करते हैं तब भी यही है, और कैरी फॉरवर्ड करते हैं तब भी यही है। किसके केस में, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन रिटर्न ऑफ इनकम हैज़ नॉट बीन फिल्ड, यानी अगर किसी साल आपने क्या करा, रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फिल करी है, तब भी जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल क्या करते हैं लोग, रेगुलर ही भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो इसमें दे दिया है प्रोविजन। अब देखिए क्या बोल रहा है, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, इस साल मुझे डेप्रिसिएशन लेना ही नहीं है तो मैं बुक्स में दिखाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा फ्रॉम द असेसमेंट 2002-3 इफ ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 32 आर सेटिस्फाइड डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल वेदर द असेसी हैज क्लेम द सेम और नॉट। उसने क्लेम किया हो चाहे नहीं करा हो, फिर भी उसको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, फिर भी उसको इनकम टैक्स के पर्पज से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन द ईयर ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन। सक्सेशन अभी मैं बता दूंगा क्या है, पर पहले पूरा पढ़ लीजिए। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 शैल बी अपोर्शन बिटवीन द अमालगमेटिंग कंपनी एंड द अमालगमेटेड कंपनी। ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन जो भी निकाला आपने, पहले की शुरू की वीडियो में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा, तो ये बोल रहा है बट जाएगा किसके बीच में, अमालगमेटिंग कंपनी में और अमालगमेटेड। अमालगमेटिंग मतलब क्या है, जो एक नई कंपनी में जाके मिल रही है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ए कंपनी थी और एक बी कंपनी थी, ए कंपनी बी में मिल गई तो ए कंपनी खत्म हो गई, ये अमालगमेटिंग हो गई, और ये अमालगमेटेड हो गई। डीमर्ज कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी, आपको पता था, मैंने आपको ये बताया था, जैसे XYZ लिमिटेड है तो उसने अपना एक वेंचर या एक पर्टिकुलर, उसके 4-5 बिजनेस थे तो एक बिजनेस को अलग कर दिया, एक ग्रुप को अलग कर दिया, तो मान के चलिए एक अलग से X लिमिटेड बन गया, तो ये डीमर्ज कंपनी और ये क्या हो गई, रिजल्टिंग कंपनी हो गई। और ये बोल रहा है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, जनरली ये सक्सेशन के केस में होता है, तो यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, पर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द असेट वाज यूज बाय देम। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंपनी ने एसेट को यूज़ किया है उस बेसिस पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन को अलोकेट कर दिया जाएगा। अगर अमालगमेटिंग कंपनी ने मान के चलिए कि 70 डेज यूज़ करा है और बाकी डेज अमालगमेटेड कंपनी ने यूज़ किया है, तो डेप्रिसिएशन जो भी साल का निकला है वो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपोर्शन हो जाएगा, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच द असेट वाज यूज बाय देम, उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। लेकिन अब देखिए सक्सेशन क्या होता है वो बता देता हूँ। देखिए जैसे ये दे रखा है 47(13), ये दे रखा है सबसेक्शन 13, तो इसमें क्या बोलता है, अगर एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गई, कंपनी में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, प्रीडिसेसर, और ये क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। तो जब भी बोल रहा है कि सक्सेशन होता है और फर्म क्या होती है, कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी जो भी एसेट्स लाइबिलिटी है वो इसके पास चले जाती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन दी होती है जो कि किस में आती है, कैपिटल गेन वाले पार्ट में आती है। तो जब हम कैपिटल गेन का हेड देखेंगे उसमें कवर कर लेंगे। अब देखिए इसमें दे रखा है 13B, तो ये किस केस में आता है, जनरली जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये प्राइवेट कंपनीज के केस में होता है, प्राइवेट कंपनीज या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, जो लिस्टेड नहीं है, ऐसी पब्लिक कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या प्राइवेट कंपनी जो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अब देखिए इसमें क्या था, एक फर्म कंपनी में हो रही है, और यहाँ पे आप नॉर्मल वे में बोल सकते हो कि कंपनी LLP में कन्वर्ट हो रही है, यानी कंपनी एक तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है। ये LLP एक्ट लगता है 2008, इन पे आपको पता है। तो देखिए कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है, LLP में। फिर ये जो 14 दे रखा है 47(14), ये कौन सा है, 47(14), तो इसमें क्या है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब क्या हो गया, एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, एक इंडिविजुअल बिजनेस हो गया जिसमें कोई पार्टनर नहीं है, सिंगल ओनर हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंपनी में हो रहा है, तो तब ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये सारे आपके प्रीडिसेसर है, और ये जो हो गए वो क्या हो गए, सक्सेसर हो गए।
तो ये बोल रहा है कि जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर में नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे कितना यूज़ किया उसके बेसिस पे डेप्रिशिएशन अपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब डिटेल पार्ट कैपिटल गेन में आ जाएगा इसका, कि कैसे जनरली कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है, कैपिटल गेन क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब लास्ट आपका जो बचा है वो क्या बचा है, 32 AD का पार्ट। ये आपने देखिए मैंने आपको बताया था एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, तो गलती से मैंने वहाँ पे आपको 32 AD बोल दिया था। 32 AD की अलग से मिलती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलता है, तो ये सारा पार्ट सेम है। एसेट्स का यूज़ क्या होगा वो भी सेम है, वो मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन तो 35% तो है ही, क्योंकि वो नोटिफाइड एरिया की बात करता है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया की बात करता है। तो आपको पता है कि मैंने एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% बताया था किसके केस में, कि ऐसे पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है या गुड्स को बना रही है, या पावर जनरेटिंग कंपनी जो पावर को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये मैंने आपको बताया था। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%। फिर मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में है तो उनको जनरली एडिशनल 20 की जगह एडिशनल 35 मिल जाता है। पर इसके अलावा एक्चुअल कॉस्ट का 15% भी डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट का 15% भी मिलता है जो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, यानी उनको 35% तो मिल रहा है, लेकिन साथ में 32 AD के अकॉर्डिंग ये 15% भी कवर हो रहा है। इसे हम बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। क्या बोलते हैं, पहले 32 AC भी आता था लेकिन वो हट गया, उसे जनरली हम बोलते थे इन्वेस्टमेंट अलाउंस, तो वो हट गया क्योंकि वो 17-18 तक ही था, 2017-18। अब यही रह गया आपका 32 AD, जो कि किन को मिलता है यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है एप्लीकेबल टू एनी एसएससी। कंडीशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी जो एसएससी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। द एसएससी सेट्स अप एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर गुड्स को या आर्टिकल को बनाने का काम करता है, मैन्युफैक्चर करने का या प्रोडक्शन करने का काम करता है, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात कर रहा है। लोकेशन, सच अंडरटेकिंग मस्ट बी सेटअप इन एनी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश या बिहार या तेलंगाना या वेस्ट बंगाल। अब देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके बाद वाला पार्ट भी मैंने बताया था कि जो भी नई एसेट खरीदी है वो एक्वायर और इंस्टॉल 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 20 के बीच में होनी चाहिए। देखिए अगर कोई फरवरी में, मैंने बोल दिया कि फरवरी 15 में आपने एक्वायर की और 1 अप्रैल 15 को या उसके बाद आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। एक्वायर्ड और इंस्टॉल दोनों ही 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में होनी चाहिए। ये बोल रहा है द असेसी शुड एक्वायर्स एंड इंस्टॉल्स न्यू असेट फॉर द पर्पज और सच अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज ड्यूरिंग 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 20। देखिए और नहीं है, ये ऑफ है, पर्पज ऑफ सच अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज ड्यूरिंग 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 20। एंड न्यू असेट मीन एनी न्यू प्लांट और मशीनरी, जिसमें शिप्स और एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे। इसके अलावा और ये चीज़ें भी नहीं आएगी, तो मैंने आपको पहले से बता दिया, चलो फिर भी पढ़ के बता देता हूँ। एनी प्लांट और मशीनरी विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाय द एसएससी वाज यूज्ड आइदर विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग है, यानी जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उससे पहले ही आपकी मशीनरी को, मतलब उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की प्लांट या मशीनरी को पहले से ही किसी ने यूज़ कर लिया हो, मतलब वो सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यूज़ की भी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल न्यू होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। दूसरा, एनी प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रोमाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफिस में प्रिंटर, ऑफिस में कंप्यूटर, ऑफिस में एसी हो गया, घर का एसी हो गया, घर का कंप्यूटर, घर का प्रिंटर हो गया, फिर गेस्ट हाउस से रिलेटेड पार्ट भी हो गया, तो वो भी जनरली अलाउ नहीं होता। लेकिन फैक्ट्री में अगर एसी लगा हुआ है, एयर कूलर लगा है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो उस केस में वो नई एसेट का पार्ट बन जाएगा और उस पर 15% की डिडक्शन मिल जाएगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन की तो मिलेगी, और जो 15% है एक्चुअल कॉस्ट की, वो भी डिडक्शन मिल जाएगी 32 AD के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ऑफिस के अप्लाइंसेस नहीं होने चाहिए। ऑफिस प्रेमिसेस पे जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हो रहा है वो जनरली नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड में क्या बोल दिया, एनी ऑफिस अप्लाइंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एनी व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल बताया था। और फिर इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, any plant or machinery the whole of the actual cost of which is allowed as deduction by way of depreciation और otherwise। तो देखिए मैंने आपको बताया था या तो पूरा का पूरा 100% डेप्रिसिएशन मिल गया, या आप देखते हो कि 35 AD मैंने आपको बताया था कोल्ड चेन फैसिलिटी की बात बताई थी, या वेयर हाउस का पार्ट है आपका कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप क्या करते हो, स्टोर करने का काम करते हो, उसका बिजनेस है, फर्टिलाइजर का बिजनेस है, जो कि हम 35 AD में पढ़ेंगे। तो पूरी की पूरी एक्चुअल कॉस्ट पे 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो उस केस में वो प्लांट एंड मशीनरी पे ये एडिशनल डेप्रिसिएशन और साथ में 32 AD जो आज हम देख रहे हैं इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब एक्चुअल कॉस्ट के 15% की डिडक्शन इन केसेस में नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन में क्या बोल रहा है, 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच न्यू एसेट इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
तो देखिए क्या बोला है, प्रीवियस ईयर के दौरान जो नई एसेट एक्वायर करके इंस्टॉल की गई है उसका कितना लगेगा 15%, एक्चुअल कॉस्ट का 15% डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। अब देखिए अदर पॉइंट में क्या कर दिया, आपको लॉक इन कर दिया। लॉक इन का मतलब क्या है कि आपको जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया है जिस प्रीवियस ईयर में, उसके अगले यानी जिस साल आपने उसको इंस्टॉल किया उसके अगले 5 साल में इसको आपको बेचना नहीं है। अगर आपने बेच दिया, ठीक है, तो जो भी आपको डिडक्शन मिली थी जिस साल आपने बेचा वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी। जैसे मान के चलिए कि 10 लाख की कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, उसका 15% डिडक्शन कितना होता है, 1,50,000 ये होता है। तो ये 1,50,000 आपने 2018-19 में ले ली थी, ठीक है। अब आपने अगले साल ही उसको बेच दिया 2019-20 में, तो जो भी डिडक्शन आपने 1,50,000 की ली थी वो 19-20 में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन इनको छोड़ के, ठीक है, यानी अगर ये केसेस में ट्रांसफ़र का पार्ट बोल रहा है, अमालगमेशन में, डीमर्जर में, या बिजनेस के रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मैंने अभी सक्सेशन का पार्ट बताया था कि फर्म या प्रॉपर्टीशिप कंसर्न क्या हो रहा है, कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, या जो कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर सक्सेशन का पार्ट हो रहा है तो उनको छोड़ के अगर एसेट बेच दी जाती है, अगर एसेट बेच दी जाती है तो जो डिडक्शन मिली है वो टैक्सेबल हो जाएगी। कब, जिस साल जनरली आपने एसेट को बेच दिया है उस साल आपकी वो इनकम का पार्ट बन जाएगी, इनको छोड़ के, ठीक। और एक और चीज़ रखना, आप ये बोलो कि सर जैसे ये कैपिटल एसेट को बेचा है तो कैपिटल गेन भी होगा ना। मैंने क्या बोला, हाँ कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, लेकिन जो ये पार्ट है कि 1,50,000 की डिडक्शन मिली थी ये भी टैक्सेबल हो जाएगी, ये जरूर याद रख लेना। तो कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, वो तो टैक्सेबल होगा, लेकिन ये जो डिडक्शन मिली थी ये भी टैक्सेबल हो गई। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, इफ़ एनी न्यू एसेट्स एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल बाय द असेसी इज सोल्ड or otherwise transferred except in connection with the amalgamation or demerger or business reorganization, that is conversion of firm or proprietorship concern into company or conversion of unlisted public company or private company into LLP, इनको छोड़ के, तो एक्सेप्ट छोड़ देना एक बार। अब आगे पढ़िए, इफ़ एनी न्यू एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द एसएससी सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड within a period of 5 years from the date of its installation, the amount of deduction allowed in respect of such new asset shall be deemed to be the income of the assessee chargeable under the head PGBP of the previous year in which such new asset is sold or otherwise transferred। जिस साल आपने एसेट बेच दी या ट्रांसफ़र कर दी उस प्रीवियस ईयर में ये पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। कौन सा, जितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको अलाउ किया गया। मेरे केस में कितना था, 1,50,000, ठीक है। कह रहा है इन एडिशन टू टैक्सेबिलिटी ऑफ गेन्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच न्यू एसेट। क्या बोल रहा है कि कैपिटल गेन तो आपका होगा ही होगा, या जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे भी आप बोलिए, वो तो आपका पार्ट होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो डिडक्शन है वो भी आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी, किसके, पीजीबीपी का, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि इनके केसेस को छोड़ के, तो यहाँ पे अलग से बता दिया है कि अमालगमेशन, डीमर्जर या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के केस में अगर कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की जाती है, मतलब अमालगमेटिंग कंपनी अमालगमेटेड कंपनी को, डीमर्ज कंपनी किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, या एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म किसमें, कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या एक प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में जो एसेट ट्रांसफ़र हो रही है तो उस केसेस में ध्यान नहीं रखा जाएगा, चाहे 5 साल के अंदर भी एसेट ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो बोल रहा है वेयर द न्यू एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद द अमालगमेशन और डीमर्जर और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी लॉक इन पीरियड इनके केस में अप्लाई नहीं हो रहा। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन द प्रोविजंस ऑफ लॉक इन पीरियड शैल अप्लाई टू द अमालगमेटेड कंपनी और द रिजल्टिंग कंपनी एज द केस में बी एज दे वुड हैव अप्लाई टू द अमालगमेटिंग कंपनी और द डीमर्ज कंपनी। देखिए लॉक इन पीरियड अप्लाई कैसे हो रहा है, कहने का मतलब कि अब जो अप्लाई होगा वो अमालगमेटिंग कंपनी को होगा, न कि अमालगमेटेड कंपनी को अप्लाई होगा। डीमर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी को अप्लाई होगा, और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के केस में जैसे फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई तो कंपनी को अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए मैं ये बोलता हूँ कि एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब जो डिडक्शन थी वो ले ली थी 2 साल पहले, तो आपको पता है कि 2 साल तो इसने अप्लाई कर लिया। अब फर्म ने अपनी सारी कैपिटल एसेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी, तो जो लॉक इन पीरियड है वो कंपनी को अप्लाई हो जाएगा, तो 2 साल प्लस 3 साल एक तरीके से। तो कंपनी को 3 साल ही होल्ड करके रखना है, ये नहीं कि 5 साल होल्ड करके रखना है, क्योंकि 2 साल तो फर्म ने होल्ड कर लिया था। अगर जैसे एक अमालगमेशन का पार्ट है तो आपको पता है कि ए कंपनी किस में मिल रही है, बी कंपनी में मिल रही है। ए कंपनी को जो भी डिडक्शन थी 15% की वो मिल चुकी थी, और उसके बाद उस एसेट को उसने 3 साल तक होल्ड किया था। इसके बाद ये ए कंपनी बी कंपनी में मिल गई, अब बी कंपनी को सिर्फ 2 साल और होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल ए कंपनी ने इसको होल्ड किया हुआ है।
मतलब जो अभी अमालगमेटिंग कंपनी है इसने इसको होल्ड किया हुआ है, अब अमालगमेटेड कंपनी यानी बी कंपनी इसको 2 साल तक ही होल्ड करके रखेगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ लॉक इन पीरियड शेल अप्लाई टू द अमालगमेटेड कंपनी और द रिजल्टिंग कंपनी एज द केस में बी एज दे वुड हैव अप्लाइड टू द अमालगमेटिंग कंपनी और द डीमर्ज कंपनी। तो जैसे अमालगमेटिंग कंपनी या डीमर्ज कंपनी को अप्लाई होता, सेम अमालगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी पे अप्लाई होगा, और बाकी जो पीरियड बचेगा उसी पीरियड के लिए उन्हें होल्ड करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। ये तो सारा क्लियर हो गया। अब अगली वीडियो में देखेंगे ये टी, कॉफ़ी, रबर बोर्ड से रिलेटेड पार्ट, जिसका है सेक्शन 33AB और रूल 5AC। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।